हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था और अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। तो चलिए सबसे पहले हम कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज को समझते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी एक्सप्लेन हाउ अ फर्म फाइनेंसेस इट्स बिजनेस ऑपरेशंस बाय यूजिंग अ सुइटेबल मिक्स ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज. It focuses on finding the optimum combination of debt and equity that can maximize the value of the firm and minimize the cost of capital. कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी असल में ये एक्सप्लेन करती है कि कंपनी अपने बिजनेस के ऑपरेशन को कैसे फाइनेंस कर रही होती है, यानी कि इक्विटी, शेयर्स और डेट को किस तरह से वो यूज़ कर रही होती है। तो बेसिकली इन थ्योरीज़ का मेन फोकस क्या होता है कि डेट और इक्विटी का एक एक्स्ट्रा कम्बिनेशन हम बना लें या फाइंड किया जाए जिससे फर्म की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मिनिमम हो जाए। अगर हम एक सिंपल एग्जांपल ले लें कि अगर कंपनी सिर्फ इक्विटी यूज़ करे तो रिस्क उसका कम होता है लेकिन उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, और अगर सिर्फ डेट यूज़ करे तो कॉस्ट कम हो जाती है लेकिन रिस्क उसका ज़्यादा हो जाता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी हमें यह बताती है कि इन दोनों के बीच का बैलेंस कैसे बनाया जाए, इक्विटी और डेट का। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज की 4 इम्पॉर्टेंट थ्योरीज हैं जिन्हें हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच और फोर्थ है हमारे पास मोडिगिलानी मिलर अप्रोच। अच्छा, ये अप्रोच हमें क्या कह रही होती है कि फर्म को या फिर कंपनी को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का प्रोपोर्शन ज़्यादा रखना चाहिए। एन इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ डेट रिड्यूसेस वैक। इसकी रीज़न ये है कि डेट इक्विटी के मुकाबले में सस्ती होती है क्योंकि डेट पर फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है, और जब वैक कम होता है तो नेचुरली फर्म की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। A lower WACC leads to an increase in the value of the firm. सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, मान लेते हैं कि पहले कंपनी सिर्फ इक्विटी यूज़ कर रही थी जिसकी कॉस्ट ज़्यादा थी। अब जब कंपनी थोड़ा सा डेट ऐड करती है तो एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है जिससे प्रॉफिट और वैल्यू बढ़ जाती है। Therefore, capital structure is relevant under net income approach. इसलिए net income approach ये कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर फर्म की वैल्यू का अफेक्ट करता है और इस अप्रोच के मुताबिक कैपिटल स्ट्रक्चर रेलिवेंट होता है। मतलब कि ज़्यादा डेट यूज़ करके कंपनी अपनी वैल्यू इंक्रीज़ कर सकती है जब तक डेट मैनेजेबल हो, उसको मैनेज जितना कर सकते हो। अब नेट इनकम अप्रोच को हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अंडर द नेट इनकम अप्रोच इंक्रीजेस द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इम्प्रूव्स फर्म वैल्यू। इस अप्रोच के मुताबिक जैसे जैसे डेट का प्रोपोर्शन इंक्रीज होता है वैल्यू फर्म की या कंपनी की इम्प्रूव हो जाती है, अच्छी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर चेंजेस फ्रॉम एन इक्विटी डेट रेशियो ऑफ 50-50 टू 20-80, द वैल्यू ऑफ द बिजनेस इंक्रीजेस। मान लेते हैं कि किसी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर पहले 50% इक्विटी और 50% डेट था। अब अगर कंपनी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज कर लेती है, 20% इक्विटी और 80% डेट कर लेती है, तो नेट इनकम अप्रोच के मुताबिक फर्म की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। अ हायर डेट प्रोपोर्शन लोअर्स द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसकी वजह से ये है कि हायर डेट प्रोपोर्शन से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैक कम हो जाता है, और जब वैक कम होता है तो अर्निंग्स का बेनिफिट शेयर होल्डर्स को मिलता है जिससे वैल्यू पर शेयर इंक्रीज हो जाती है। एज अ रिजल्ट द वैल्यू पर शेयर इंक्रीजेस। इसीलिए नेट इनकम अप्रोच ये क्लियरली कहता है कि डेट का ज़्यादा यूज़ फर्म के लिए फ़ायदा मंद होता है और कैपिटल स्ट्रक्चर फर्म की वैल्यू को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेट इनकम अप्रोच की हमारे पास कुछ अजम्पशंस हैं। तो अप्रोच की अजम्पशंस होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ओवरऑल थ्योरी जो है वो इन्हीं पर बेस कर रही होती है। सबसे पहली हमारे पास अजम्पशन हमारे पास ये है कि एन इंक्रीज इन डेट डज नॉट अफेक्ट द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ इन्वेस्टर्स। डेट इंक्रीज होने से इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता।
मतलब कि चाहे कंपनी ज़्यादा डेट ले या कम, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जो है कंपनी के साथ सेम रहता है और इक्विटी की कॉस्ट चेंज नहीं होती। देयर आर ओनली टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, डेट एंड इक्विटी। सेकेंड एग्जाम्पशन हमारे पास ये है कि कंपनी के पास सिर्फ दो सोर्सेज होते हैं फाइनेंस के, डेट या फिर इक्विटी। सोर्सेज सच एज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग आर नॉट कंसिडर। इस थ्योरी में प्रेफरेंस शेयर और रिटेन्ड अर्निंग को कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है। ऑल फर्म्स हैव अ यूनिफॉर्म डिविडेंड पे आउट रेशियो विच इज़ अज्यूम टू बी 100%। तीसरी इंपॉर्टेंट एग्जम्पशन ये है कि सब फर्म्स का डिविडेंड पे आउट रेशियो सेम रहते हैं और ये अज्यूम किया जाता है कि 100% अर्निंग्स डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। मतलब कंपनी प्रॉफिट्स को रिटेन नहीं करती बल्कि सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को दे देती है। नेक्स्ट एग्जाम्पशन है देयर आर नो फ्लोटेशन कॉस्ट, नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड नो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। मतलब कि कोई फ्लोटेशन कॉस्ट या ट्रांजैक्शन कॉस्ट एग्जिस्ट नहीं करती और कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी नहीं होता, यानी कि शेयर्स इशू करने या डेट लेने पर कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट हमें कंसिडर नहीं करनी पड़ती, हमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं बियर करनी पड़ेगी। The capital market is perfect, meaning information is freely available to all investors. Securities are neither overvalued nor undervalued. कि कैपिटल मार्केट परफेक्ट कैपिटल मार्केट का मतलब ये होता है कि सारी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को फ्रीली अवेलेबल है और सिक्योरिटीज़ ना तो ओवर वैल्यूड होती है और ना ही अंडर वैल्यूड। इन सिंपल वर्ड्स नेट इनकम अप्रोच रियल वर्ड से थोड़ी आइडियल कंडीशंस अज्यूम करती है ताकि हम डेट और इक्विटी का जो इफेक्ट है वो क्लियरली समझ सकें। अब हम सेकंड अप्रोच को देखते हैं, नेट ऑपरेटिव इनकम अप्रोच को, जिसे ड्यूरेंट ने ही सजेस्ट किया है। दिस अप्रोच इज़ एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द नेट इनकम अप्रोच। इट स्टेट्स दैट द वैल्यू ऑफ अ फर्म इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द डेट कंपोनेंट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। एक तो ये अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है नेट इनकम अप्रोच से। सेकेंडली ये कि नेट ऑपरेटिंग इनकम के मुताबिक कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का प्रोपोर्शन फर्म की वैल्यू का अफेक्ट नहीं कर रहा होता। मतलब कि ये अप्रोच ये कह रही होती है हमें कि चाहे कंपनी ज़्यादा डेट यूज़ करे या कम, फर्म की जो टोटल वैल्यू है वो ओवरऑल सेम रहती है। According to this approach, changes in capital structure do not affect total value of the firm, market price of the shares, overall cost of capital. मैंने आपको ये बात भी बताई है कि वैल्यू जो है फर्म की वो सेम रहती है, उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा होता बेशक डेट ज़्यादा यूज़ किया जाए या कम। सेकंड, इसके मुताबिक जो मार्केट प्राइस है शेयर की और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर कोई अफेक्ट नहीं आ रहा होता। हाँ, मतलब कि दोनों चीज़ें सेम रहती हैं। अब सवाल ये है कि फिर फर्म की वैल्यू किस चीज़ पर डिपेंड करती है। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के मुताबिक फ़र्म की वैल्यू डिपेंड कर रही होती है उसके ऑपरेटिंग इनकम के ऊपर और बिजनेस रिस्क के ऊपर। ये हमें यहाँ पे पॉइंट बताया गया है कि मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म डिपेंड्स ऑन ऑपरेटिंग इनकम और बिजनेस रिस्क, मतलब कि डेट वगैरह या टोटल वैल्यू पर नहीं कर रही होती इफेक्ट। ऑपरेटिंग इनकम एंड बिजनेस रिस्क कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय फाइनेंशियल लिवरेज। ऑपरेटिंग इनकम का मतलब हमारे पास होता है कि कंपनी की अर्निंग जो कोर बिजनेस से जनरेट होती हैं, और बिजनेस इसका मतलब है कि मार्केट और ऑपरेशन से रिलेटेड रिस्क। ये दोनों चीज़ें फाइनेंशियल लिवरेज से इन्फ्लुएंस नहीं होती हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक कंपनी ज़्यादा एफिशिएंट हो और अच्छी सेल्स जनरेट कर रही हो, तो चाहे वो डेट से फाइनेंस करे या इक्विटी से, उसकी ऑपरेटिंग इनकम जो है वो सेम रहेगी। इसीलिए नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ये कंक्लूड करती है, ये हमें बता रही होती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर इररेलेवेंट होता है। अब नेक्स्ट हम नेट इनकम अप्रोच की कुछ अजम्पशंस को देख लेते हैं। द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ चेंजेस इन कैपिटल स्ट्रक्चर। सबसे पहली अजम्पशन ये है कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि WACC कांस्टेंट रहता है, चाहे कंपनी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करे या ना करे। मींस कि डेट ज़्यादा हो या कम हो, WACC पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा होता। देयर आर नो कॉर्पोरेट टैक्सेस। दूसरी अजम्पशन ये है कि कॉर्पोरेट टैक्सेस एग्जिस्ट नहीं करते, यानी कि इंटरेस्ट पर कोई टैक्स बेनिफिट कंसीडर नहीं किया जाता। द कैपिटल मार्केट इज़ परफेक्ट। तीसरी अजम्पशन ये
कहती है नेट इनकम अप्रोच के मुताबिक कि कैपिटल स्ट्रक्चर हमेशा परफेक्ट होती है। अब परफेक्ट मार्केट का क्या मतलब होता है? मतलब कि सारी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर के पास इक्वली अवेलेबल होती है और शेयर या सिक्योरिटी मिसप्राइस नहीं की जाती। The market capitalizes the value of the firm as a whole, not individual sources of finance. आखिरी assumption ये है कि मार्केट फर्म की वैल्यू एज अ होल कैपिटलाइज की जाती है, ना कि अलग अलग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को। मतलब कि मार्केट ये नहीं देखती कि फर्म ने डेट लिया है या इक्विटी, बल्कि ये देखती है कि फर्म ओवरऑल कितनी ऑपरेटिंग इनकम जनरेट करी है, ओवरऑल उसकी इनकम क्या है। इसलिए कि मार्केट ये नहीं देखती कि फर्म ने डेट लिया है या इक्विटी, बल्कि ये देखती है कि फर्म ओवरऑल कितनी ऑपरेटिंग इनकम जनरेट करी है, ओवरऑल उसकी इनकम क्या है। इसीलिए नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ये कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर फर्म की वैल्यू पर कोई असर नहीं डालती। अब हमारे पास थर्ड अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच। द ट्रेडिशनल अप्रोच वर एडवोकेटेड बाय एजरा सोलोमन एंड फ्रेड वेस्टर्न। This approach is a combination of the net income approach and the net operating income approach. Okay, so traditional approach जो है वो combination है net income approach का और net operating income approach का। According to this approach, a firm value should use debt in its capital structure only up to an optimum level. सिंपल अल्फाज में, अच्छा अगर हम सिंपल वे में इसको समझे तो डेट का यूज़ कंपनी के लिए अच्छा है, लेकिन सिर्फ एक लिमिट तक अच्छा होता है। इस लिमिट को हम कहते हैं ऑप्टिमल लेवल ऑफ द डेट। अब अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लें तो जब कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट ऐड करती है तो पहले फेज़ में ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करता है, मींस वैक को, और देन फर्म की वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन सेकेंड पॉइंट अगर हम लोग देखें, जैसे जैसे डेट बढ़ता है ऑप्टिमम लेवल के बाद रिस्क ज़्यादा होने लग जाता है और वैक भी बढ़ जाता है, जिससे फर्म की वैल्यू घट जाती है, कम हो जाती है। अब यहाँ पे भी हमारे पास दो पॉइंट्स ही हैं। अप टू दिस पॉइंट एन इंक्रीज इन डेट रिड्यूसेस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इंक्रीजेस फर्म वैल्यू बियॉन्ड द ऑप्टिमम लेवल। एनी फर्दर इंक्रीज इन लिवरेज इंक्रीजेस वैक एंड रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ द फर्म। अब अगर हम इसको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझ लें, मैंने यहाँ पे एक कंपनी ली है। सपोज कंपनी के पास जो टोटल कैपिटल है वो हमारे पास है 1 मिलियन। अगर वो 3 लाख डेट यूज़ करे तो वैक कम होगा और फर्म की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर वो 8 लाख डेट यूज़ करे तो रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा और फर्म की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, गिर जाएगी। क्योंकि इस थ्योरी के मुताबिक हमें ये बताया जा रहा है कि डेट यूज़ करना है बट एक ऑप्टिमल लेवल तक। अगर हम उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा लेंगे तो वो फर्म की वैल्यू को डिक्रीज़ कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। अब हम कैपिटल थ्योरी की फोर्थ अप्रोच को देखते हैं और कैपिटल स्ट्रक्चर की बहुत फेमस थ्योरी है जो कि है मोडिग्लियानी मिलर थ्योरी, MM अप्रोच, ठीक है। The MM approach suggests that a firm's choice of financing, whether through debt or equity, does not influence the overall value of the firm in a perfect capital market. MM approach के मुताबिक कंपनी का जो फाइनेंसिंग चॉइस है, यानी डेट या इक्विटी यूज़ करना, फर्म की ओवरऑल वैल्यू का इफ़ेक्ट नहीं करता। अगर हमारी मार्केट परफेक्ट हो, यानी कि मार्केट परफेक्ट है मीन्स नो टैक्स, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कोई नहीं है और ना ही कोई फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है। अकॉर्डिंग टू MM थ्योरी, द फर्म्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन्स अनचेंज्ड रिगार्डलेस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। तो फिर वैक हमेशा सेम रहता है, चाहे आप डेट ज़्यादा यूज़ करें या इक्विटी। हम यहाँ पे सिंपल एक एग्जांपल सपोज कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि कंपनी की जो टोटल वैल्यू है वो है 1 मिलियन, ठीक है। अगर वो 5 लाख डेट यूज़ करे और 5 लाख इक्विटी यूज़ करे, या अगर वो 8 लाख डेट यूज़ करे और 2 लाख इक्विटी यूज़ करे, MM थ्योरी के हिसाब से फर्म की वैल्यू 1 मिलियन ही रहेगी, क्योंकि परफेक्ट मार्केट में डेट और इक्विटी का जो प्रोपोर्शन है कि हमने कितना परसेंटेज यूज़ करना है,
वो वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा होता फर्म की वैल्यू सेम रह रही होती है। अब रियल लाइफ में ये थ्योरी सिर्फ आइडियल मार्केट के लिए होती है, क्योंकि एक्चुअल मार्केट में टैक्स, ट्रांजैक्शन कॉस्ट और रिस्क बहुत होता है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिविडेंड पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।